सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत मैंने आप लोगों के सामने काफ़ी सारे सब्जेक्टों के ऊपर मैं वीडियो बना कर ला रहा हूँ। जैसा कि हम उत्तराखंड के ऊपर अलग से वीडियो बना रहे हैं, इसी प्रकार से इतिहास विषय के अलग अलग वीडियोज़ बनी हुई हैं। साथ ही साथ जो ज्योग्राफी है, हमारा विश्व का भूगोल है, उसके अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ वीडियोस बना दी हैं, जिसके अंतर्गत हम अभी देख पा रहे हैं विश्व के महाद्वीपों को। विश्व के महाद्वीपों के अंतर्गत हमने महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी पढ़ी थी। उसके बाद हमने विश्व के महाद्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन किया था दोस्तों। उसके बाद एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में हमने काफ़ी कुछ चर्चा पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में देख भी सकते हैं। आज की जो वीडियो है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, यूरोप महाद्वीप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस यूरोप महाद्वीप को जानने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के सामने इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेते हुए आता रहूँ। तो यूरोप एक नज़र में हम इसको देखेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने स्टार्टिंग में देखी थी जब हमने सभी महाद्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन किया था दोस्तों। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं, सबसे पहली बात, जो ये यूरोप है दोस्तों, ये विश्व के 7 महाद्वीपों में से 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप का नंबर आता है, और लास्ट सबसे छोटा महाद्वीप जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ये मानचित्र अभी आप देख पा रहे हैं, इस मानचित्र में हमने विशेष रूप से यूरोप का पोर्शन लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो ये पोर्शन ये दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से ये आपका यूरोप महाद्वीप का पोर्शन है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है। इधर आपका ये अटलांटिक महासागर है दोस्तों, अटलांटिक महासागर है, और ये ऊपर है उत्तरी ध्रुव महासागर दोस्तों। ठीक है, तो इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। और इस साइड को इसका एशिया महाद्वीप है दोस्तों, और नीचे को ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर आपका ये भूमध्य सागर है। ठीक है दोस्तों, भूमध्य सागर। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है दोस्तों कि कौन सा सागर कहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम इतना कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप के अगर हम पूर्व की बात करें, यानी कि पूर्व की बात करें, तो पूर्व में इसके एशिया महाद्वीप है, उत्तर में इसके उत्तरी ध्रुव महासागर है, जबकि पश्चिम में इसका अटलांटिक महासागर है, और दक्षिण में इसका क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें को हम आज जानकारी आगे प्राप्त करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जो पहला पॉइंट है दोस्तों, उस पर। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लिखा है यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये विश्व का छठा महाद्वीप है। जबकि अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है। ठीक है, कि विश्व का तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका यूरोप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका यूरोप है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप ये कह सकते हैं हम, कि मतलब सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, और सेकंड लास्ट आपका यूरोप महाद्वीप है दोस्तों। ठीक है, यूरोप एशिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यूरोप और एशिया यूरेशिया के खंड हैं। तो यूरोप और एशिया मिलाकर के क्या बनाते हैं दोस्तों, यूरोप और एशिया मिलाकर के क्या बनाते हैं, यूरेशिया। ठीक है दोस्तों, यूरोप और एशिया मिलाकर के क्या बनाते हैं, यूरेशिया बनाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि यूरोप महाद्वीप विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, या यूँ कहें कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, या यूँ कहें कि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब आगे बात की जा रही है कि एशिया से यूरोप का विभाजन इसके पूर्व में स्थित यूराल पर्वत के जल विभाजक जैसे यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत श्रृंखला, और दक्षिण पश्चिम में
स्थित काले सागर के द्वारा होता है। तो एशिया से यूरोप किन किन चीज़ों के द्वारा विभाजित हो रहा है? मुख्य है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत श्रृंखला आपका यूरोप और एशिया को अलग करता है दोस्तों। ये साथ ही साथ आपका जो ये कैस्पियन सागर से होते हुए रसिया होते हुए ऊपर को चढ़ता है, इस तरीके से ये, ठीक है दोस्तों। तो मुख्य रूप से जो एशिया और यूरोप को दो भागों में विभाजित करता है वो आपका यूराल पर्वत है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है दोस्तों। तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। यूरोप महाद्वीप में कुल 50 देश हैं। टोटल कितने देश हैं? 50 देश हैं। स्वतंत्र हैं, जो स्वतंत्र देश हैं वो 50 हैं। 5 देशों को सीमित मान्यता एवं 4 देश पराधीन हैं। फरवरी 2017 का डेटा है ये, ठीक है। तो ये कहीं नहीं पूछा जाता है कि इस तरीके से तो देखा जाए तो 50, 5, 55 और 4 59 देश हो रहे हैं, ठीक है। आपको किताबों में 55 देश मिलेंगे, ठीक है, कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं, तो आप कहेंगे 55 देश हैं, ठीक है। उसके बाद यूरोप महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे यूरोप महाद्वीप दोस्तों। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया है कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप, नगर यानी कि किस महाद्वीप में है, तो यूरोप में है, ठीक है। पुरातन काल में यूरोप विशेष रूप से यूनान पश्चिमी संस्कृति का जन्म स्थान था। जो यूनान है दोस्तों वो पश्चिमी संस्कृति का केंद्र या जन्म स्थान रहा है, ठीक है। मध्यकाल में इसी ने ईसाईयत को पोषण किया है, ठीक है। यानी कि ईसाईयत यानी कि ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो आपका यूनान से ही हुआ है दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, इसमें 55 देश हैं और यहीं से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार या जन्म स्थान माना जा सकता है। आपको ईसाई धर्म कहाँ से शुरू हुआ था, तो यूनान से हुआ था, जो कि यूरोप का प्राचीन काल में क्या रहा था, केंद्र रहा था, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब यूरोप में एक संघ है दोस्तों जिसे हम यूरोपीय संघ कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग गंभीरता से लीजिएगा, ठीक है। अब यह कह रहा है यह संघ वर्तमान में विश्व में सफलतम क्षेत्रीय संगठन है। 28 यूरोपीय देशों का समूह है। पहले 29 देश थे, अब पहले 28 देश थे, अभी 27 देश हो गए, क्योंकि यूके इससे अलग हो गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इसमें अब कितने देश रह गए हैं? 27 देश रह गए हैं यूरोपीय संघ में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपके आधिकारिक रूप से जो इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1993 में की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1993 ईस्वी में की गई थी। जबकि इसको बनाने के लिए सबसे पहले पेरिस संधि हुई थी 1951 ईस्वी में, तथा रोम संधि हुई थी 1957 में, ठीक है। तो काफ़ी सारी अधिनियम, यूरोपीय अधिनियम 1986 का आया था। लेकिन ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे सीधा पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे दोस्तों 1 नवंबर 1993 ईस्वी को हुई थी, ठीक है दोस्तों। और यूरोपीय संघ की जो मुद्रा थी दोस्तों है, मतलब वो है यूरो। कौन सी है? यूरो। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? यूरो है। और इसका जो मुख्यालय है ये आ जाता है कई बार ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो यूरो, और यूरोपीय संघ का जो की स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी। ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ब्रेक्जिट, ठीक है। तो ब्रेक्जिट का संबंध यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया से है। ब्रिटेन अब क्या हो चुका है? यूरोपीय संघ से अलग हो गया है, इसीलिए अब इसमें 27 देश रह गए हैं दोस्तों। ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे। तो यूरोपीय संघ में 27 देश है। ब्रेक्जिट किससे संबंधित है? यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया से है, ठीक है दोस्तों। तो यूरोपीय संघ आपको समझ में आ गया है कि 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। 28 देश थे इसमें, ठीक है। ब्रिटेन अलग हो गया है तो ब्रेक्जिट कहा गया है उसे, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यूरोप के देशों में रूस क्षेत्रफल और आबादी दोनों में ही सबसे बड़ा है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? ये चीज़ पहले भी आपको बता दी गई थी कि यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है, जो कि क्षेत्रफल और
ये कह सकते हैं आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी यूरोप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। जबकि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश चीन है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर बताई थी, ठीक है। जबकि वेटिकन सिटी जो है ये यूरोप का सबसे छोटा देश भी है और विश्व का भी सबसे छोटा देश है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दुनिया का सबसे बड़ा देश एवं सबसे छोटा देश यूरोप में ही है, ये याद रखेंगे आप, ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अधिकांश देश तीन ओर से सागरों या महासागरों से घिरे हुए हैं। अर्थात यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। अब प्रायद्वीप आपको पता है क्या होता है? जो तीन ओर से पानी से घिरे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, जैसे भारतीय प्रायद्वीप है, ठीक है दोस्तों। तो यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश क्या हैं? तीन ओर से पानी से घिरे हुए हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ये आप क्लियर याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे पॉइंट आ रहा है कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, ठीक है। यूके कौन कौन से बनाते हैं? इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर क्या बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो यूके आपका यूरोप का हिस्सा हुआ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। विश्व में सर्वाधिक लंबा समुद्री तट यूरोप महाद्वीप का है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का सर्वाधिक समुद्री तट किस महाद्वीप का है? तो वो आपका यूरोप महाद्वीप का है दोस्तों, ठीक है। और विश्व का एकमात्र महाद्वीप यूरोप है जिस पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। ये क्वेश्चन 25 बार पूछा जाता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिस पर कोई भी मरुस्थल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम समुद्र से घिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कहेंगे कि एक भी मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो वो यूरोप है आपका, ठीक है। और सर्वाधिक लंबा समुद्री तट किस महाद्वीप का है? यूरोप का है। सर्वाधिक लंबा समुद्री तटीय वाला देश कौन सा है? तो वो कनाडा है दोस्तों। ये हम उत्तरी अमेरिका में पढ़े। अगर देश की बात पूछी जाती है तो कनाडा, महाद्वीप की बात पूछी जाती है तो यूरोप है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों कि यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है तो वो आपको पता ही है दोस्तों, वो कौन सी है? वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको। वोल्गा नदी यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। रूस में बहती है, ठीक है। वोल्गा नदी कहाँ बहती है? रूस में बहती है। रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है वोल्गा नदी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। और लास्ट में काला सागर में गिर जाती है। वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? तो काला सागर में गिर जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो इम्पोर्टेंट नदी है दोस्तों, एक राइन नदी, राइन नदी के व्यापार में कोयले का महत्व अधिक होने के कारण इसे कोयला ढोने वाली नदी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि विश्व की कोयला ढोने वाली नदी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे राइन नदी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी भी कहलाती है राइन नदी, ठीक है, क्योंकि कोयला ढोने का काम करती है ये और विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी भी है, ठीक है। डेन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। डेन्यूब नदी भी कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। जो ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक स्लोवाकिया, यूगोस्लोविया और रोमानिया से होकर बहती है, हुए यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। तो आपका जो मेनली है आपकी डेन्यूब नदी, ठीक है, ये आपका कहाँ गिरती है? ये भी काला सागर में गिरती है। तो राइन नदी हो गया, डेन्यूब नदी हो गई, वोल्गा नदी हो गई, ये यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं। और जो ये डेन्यूब नदी है दोस्तों, इसके तट पर बहुत सारे देशों की राजधानियाँ हैं, जैसे बूडापेस्ट है हंगरी की राजधानी, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड आदि बंदरगाह स्थित हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि डेन्यूब नदी का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। कई बार पूछ लिया जाता है कि बूडापेस्ट किस नदी के किनारे है या बुखारेस्ट किस नदी के किनारे है, तो ये आपका डेन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं दोस्तों। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है दोस्तों, जो कि टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन है, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का
सुंदर नगर माना जाता है तथा यह फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस फ्रांस की राजधानी होगी। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो फैशन की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका पेरिस को। दोस्तों ये चीज़ आप क्लियर याद रख लीजिएगा। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। ठीक है, और फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। सुरा सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो फ्रांस को कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन हो गया, जो कि टेम्स नदी। उसके अलावा पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, जो कि सीन नदी के तट पर बसा है। ठीक है, शैंपेन शराब विश्व में सर्वाधिक फ्रांस में बनती है, और सूरज सूर्यों का देश भी फ्रांस को कहते हैं। फैशन की नगरी पेरिस को माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। एक देश है यहाँ पर नॉर्वे। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी कि मध्यरात्रि सूर्य का देश। ठीक है, या फिर डूबते हुए सूरज का देश भी इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, डूबते हुए सूरज का देश भी कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, तो किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे। इसके बाद एक देश है दोस्तों यहाँ पर फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, हज़ारों झीलों वाला देश, या फिर झीलों का देश भी कहा जाता है। कंट्री ऑफ लेक्स, 1000 लेक्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो हज़ारों झीलों वाला देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। ये याद रखिएगा, फिनलैंड भी आपका यूरोप में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर एक मीनार है दोस्तों, पीसा की मीनार। ठीक है, और ये है आपका इटली में। तो इटली की पीसा नामक स्थान पर 8 मंजिल ऊंची पीसा मीनार कितनी ऊंचाई में है, 8 मंजिल ऊंची है, जो कि एक ओर को झुकी हुई है। ठीक है, केवल 3 मीटर गहरी नींव पर टिकी इस मीनार का शिल्पकार बोनानस, ठीक है, बोनानस था, लगभग 1154 AD में। ठीक है ना, बनी थी ये मीनार। तो पीसा की मीनार आपकी कहाँ है, इटली में है, जो कि 8 मंजिली है। ठीक है, और एक ओर को झुकी हुई है, और मात्र 3 मीटर गहरी नींव इसकी पड़ी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि विश्व का एक अजूबा भी था ये। तो अभी आप इतना क्लियर रख लीजिए कि पीसा की मीनार कहाँ पड़ती है, तो इटली में पड़ती है। तो दोस्तों पीसा की मीनार इटली में पड़ती है। फिनलैंड हज़ारों झीलों वाला देश भी है। ठीक है ना, और नॉर्वे को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी कि मध्यरात्रि सूर्य का देश कहते हैं दोस्तों नॉर्वे को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतिहास से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि औद्योगिक जो क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति एवं पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले इसी महाद्वीप में हुआ था। ठीक है, और पुनर्जागरण का जो अग्रदूत इटली के महान कवि दांते को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे दांते को। और कहाँ का था ये, इटली का महान कवि था दोस्तों। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, यूरोप में हुई थी। ठीक है, और पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो दांते को माना जाता है। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आ जाता है कि बाल्कन प्रदेश कौन कौन से हैं, में कौन हैं। तो देखिए दोस्तों, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया एवं यूनान। ठीक है, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया एवं यूनान आदि को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बाल्कन प्रदेश कहा जाता है। तो बाल्कन प्रदेश में अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया एवं यूनान सम्मिलित हैं। ठीक है, उसके बाद स्कैंडिनेवियन प्रदेश, क्योंकि प्रायद्वीपीय पोर्शन बनाते हैं, तो स्कैंडिनेवियन प्रदेश जो हैं वो यूरोप के उत्तरी क्षेत्र में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इत्यादि देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्कैंडिनेवियन प्रदेश किस किस को कहा जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आप चाहो तो आप मैप में भी देख सकते हो, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो बाल्कन प्रदेश और स्कैंडिनेवियन प्रदेश आपके कहाँ हैं, यूरोप में है दोस्तों। ठीक है, स्पेन व अफ्रीका महाद्वीप के मध्य, याद रखिएगा, स्पेन और अफ्रीका मध्य, स्पेन आपका यूरोप का हो गया, और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है दोस्तों। तो जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को क्या करती है, अलग करती है। अब ये क्या कह रहा है, जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, और देशों को किस किस को अलग करती है, मोरक्को को, जो अफ्रीका का जो देश है मोरक्को, ठीक है, और स्पेन से अलग करती है। किससे करती है, स्पेन से अलग करती है, याद रखना।
स्पेन और मोरक्को को अलग अलग करती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। या फिर महाद्वीपों की बात करें तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। देशों की बात करें तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, और जोड़ने का काम किसे करती है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ने का काम करती है दोस्तों। आगे पॉइंट देख लेते हैं। यूरोप में सर्वोच्च पर्वत शिखर काकेशस पर्वत श्रेणी का एल्बुर्ज पर्वत है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको जब हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, एल्बुर्ज, ठीक है दोस्तों, जो कि रूस में स्थित है दोस्तों, ठीक है, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो कि विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया। तो रोटी की डलिया किसे कहा जाता है, रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है यूक्रेन को, ठीक है। वैसे रोटी की टोकरी अगर हम बात करें तो प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रोटी की डलिया या फिर विश्व का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका यूक्रेन को, ठीक है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। तो विश्व में सर्वाधिक अंगूर उत्पादन या जैतून उत्पादन देश कौन सा है, इटली है दोस्तों, ठीक है। और पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी जिस प्रकार से गंगा नदी भारत में लगभग 40% भूभाग को सिंचित करती है, उसी प्रकार से पो नदी भी इटली के 40% भूभाग को सिंचित और वहाँ के लोगों को पानी मुहैया कराती है। इसलिए पो नदी को इटली की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, गंगा ऑफ इटली, ठीक है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, जो फ्रांस के पेरिस नगर में टर्की के कस्तूतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। तो फ्रांस से कस्तूतुनिया तक जाता है दोस्तों। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप पो नदी को आप क्लियर याद रखिएगा। और यूक्रेन को, जो कि विश्व का अन्न भंडार भी कहलाता है, रोटी की डलिया भी कहलाता है, इसे आप क्लियर याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है दोस्तों, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल का नाम आपने काफ़ी बार सुना है। तो फ्रांस व यूरोप की मुख्य भूमि को यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है, ठीक है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, यूके और फ्रांस के बीच में है इंग्लिश चैनल, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आप सिंपली याद रखिएगा कि फ्रांस और यूके यानी कि ब्रिटेन को अलग करने वाली जो जल संधि है उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम को क्या कहा जाता है, एक जलधारा है, ठीक है। इसे यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गर्म जल हवाएं हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा गर्मी होती है, इसलिए इसे गर्म कंबल के नाम से भी जाना जाता है, गल्फ स्ट्रीम को, ठीक है दोस्तों। स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो स्विट्ज़रलैंड का नाम सुनते ही आप लोगों का माइंड बदल जाता होगा। तो स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड सबसे सुंदर घड़ियों के निर्माण के लिए विश्वविख्यात है दोस्तों, ठीक है। विश्व की सर्व प्रसिद्ध घड़ियाँ स्विट्ज़रलैंड में ही बनती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात देख लेते हैं यहाँ पर। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। याद रखिएगा, तटबंध बनाकर भूमि प्राप्त करने को क्या कहा जाता है, डाइक कहते हैं उसे, ठीक है। या इस प्रकार की प्राप्त भूमि को पोल्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो पोल्डर किसे कहते हैं या डाइक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि नीदरलैंड के उत्तरी सागर के तट से बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है, जिसे डाइक या फिर पोल्डर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर भी आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद एक ज्वालामुखी है यहाँ पर, स्ट्राम्बोली, जो कि भूमध्य सागर में सिसिली, जो कि इटली के पास में ही है, सिसिली के उत्तर में लेपोरी द्वीप पर स्थित है। लेपोरी द्वीप और सिसिली के उत्तर में है ये, ठीक है, जिसमें से प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी कि क्या कहा जाता है, लाइट स्टोन ऑफ द मेडिटेरियन कहा जाता है, ठीक है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
क्वेश्चन मतलब पॉइंट आ रहा है कि यूरोप की स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील लैडोगा झील है, और सबसे बड़ी झील भी है दोस्तों ये, ठीक है। और ये रूस में स्थित है, ठीक है, यूरोप या रूस में, जहाँ यानी कि रूस आपको पता होना चाहिए कि एशिया में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है दोस्तों। रूस एवं टर्की दोनों देश यूरोप एवं एशिया महाद्वीप दोनों में अवस्थित हैं। तो रूस और टर्की ऐसे दो देश हैं, टर्की को तो यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो रूस और टर्की दोनों देश क्या हैं, यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में स्थित हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक नहर आ रही है दोस्तों यहाँ पर, कील नहर डेनमार्क एवं जर्मनी के मध्य स्थित है, ठीक है। और यह झील उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ठीक है। जो कील नहर है वो किस किस को जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और डेनमार्क और जर्मनी के बीच में स्थित है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो आप कहेंगे कील नहर जोड़ती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है, ठीक है। ये है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर एवं लडोगा झील। तो 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है, तो रूस की राजधानी मॉस्को को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को को क्या कहा जाता है, 5 सागरों का पतन। और वो कौन कौन से हैं आपके, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा झील। ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। क्वेश्चन कई बार पीसीएस परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ पर बनाया गया है, तो नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ होगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आ रहा है कि ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। तो ब्रेनर दर्रा किन दो देशों के बीच में है, तो ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, कई बार पूछा गया है दोस्तों। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बीच में है। जबकि ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में कौन सा दर्रा है, ब्रेनर दर्रा है, याद रखेंगे आप लोग। और ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्विट्ज़रलैंड और इटली के बीच में है, ठीक है। फ्रांस को भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। तो किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, तो वो फ्रांस को कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है दोस्तों, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फ्रांस को किसानों का देश भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रांस को किसानों के देश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मैंने ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें बता दी हैं। परीक्षा से संबंधित पॉइंट भी आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे दोबारा से ये कह सकते हैं कि मतलब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।